गुड मॉर्निंग दोस्तों आज से हम लोग जो है फुल्ली बीएसएससी सचिवालय सहायक की तैयारी में जुट जाते हैं। और इसी महीने में बहुत सारे पर्व भी त्यौहार भी है और पर्व त्यौहार से आप निकलेंगे तो लगेगा आपको कि बिल्कुल मेरे पास समय नहीं है। तो आज से ही लगभग आप लोग पूरी तरीक़ा से लग जाइए। आज जो विद्यार्थी मतलब बीपीएससी का जो एग्ज़ाम दिए हुए हैं उनके लिए तो और अच्छा है, क्योंकि 75 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों ये आपको जीके जीएस से आएगा, ठीक है, यानी साइंस वाला पार्ट से और सामान्य ज्ञान से आएगा, ठीक है, 75 नंबर का क्वेश्चन। और ये कट ऑफ आपका जो है 120 अगर मान के चलते 120 प्रश्न करते हैं तो आप तो तब समझिएगा अपने आप को कि हम जो है बीसीएससी सचिवालय सहायक का परीक्षा जो एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 120 इसका कट ऑफ मार्क्स लेकर के चलिए। और इसमें जो है आपको निगेटिव मार्क्स है, यानी 1/4 जो है निगेटिव मार्क्स है। 1/4 का मतलब हुआ कि आपको चार क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन का मार्क आपको काट लिया जाएगा। यानी एक क्वेश्चन का मार्क कितना है दोस्तों, तो 4 नंबर का है। एक क्वेश्चन का मार्क कितना है, तो 4 नंबर का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग इसको जो है पूरी तरह से देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं तृतीय संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रारंभिक मुख्य परीक्षा 2022 के लिए निकाला गया है। ये पूर्णतः जो है बीसीएससी पैटर्न पर आधारित है। सभी प्रश्न की तार्किक व्याख्या भी दिया हुआ है और 12 मॉडल प्रैक्टिस सेट के रूप में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं आप सेट नंबर 1 और पहला जो प्रश्न दिया हुआ है सेट नंबर 1 का पहला जो प्रश्न है आपको, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो ये जो है आपको डी कथन सही हो जाएगा। यह कच्छ के रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है, ध्यान रखेंगे, यह कच्छ के रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। और लूनी नदी निकलती कहाँ से है, तो लूनी नदी जो है राजस्थान के अरावली श्रेणी के अजमेर के पास से निकलती है, ध्यान रखेंगे। लूनी नदी राजस्थान के अरावली जो पर्वत श्रेणी है वहाँ से अजमेर के पास से निकलती है, ठीक है। इसकी लंबाई कितना है, तो इसकी लंबाई है आपको 450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह नदी कच्छ के रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। बाल्टोरा के नीचे इसका जल खारा है और बाल्टोरा के नीचे जो है इसका जल कैसा है, तो खारा है, ध्यान रखेंगे। और इसकी सहायक नदियां हैं कांडी, सकरी और जवाई। कांडी, सकरी और जवाई इसकी सहायक नदियां हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के निकटतम ग्रह है तो ये आपका हो जाएगा शुक्र। पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र है, ठीक है। शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है। सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है और भोर का तारा भी कहा जाता है शुक्र को ही, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब दिशा में आकाश में दिखाई देता है, ठीक है। शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है, ध्यान रखेंगे, नहीं गुजरता है, ठीक है। तो इसके आंसर हो जाएगा आपको बोत्सवाना से जो है होकर नहीं गुजरता है, ठीक है। बाकी जो है केन्या से जो है विषुवत रेखा गुजरता है, मालदीव से भी विषुवत रेखा गुजरता है और सोमालिया से भी विषुवत रेखा गुजरता है। इसके साथ साथ विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत रेखा बोत्सवाना देश में नहीं गुजरता है। विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। ध्यान रखेंगे, इक्वाडोर से, कोलंबिया से, ब्राज़ील से, गैबान से, कांगो से गणराज्य से और लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य से, और युगांडा से, केन्या से, सोमालिया से, मालदीव से, इंडोनेशिया तथा किरिबाती से जो है विषुवत रेखा गुजरता है। एक बार और देखेंगे कहाँ से विषुवत रेखा गुजरता है। इक्वाडोर से, कोलंबिया से, ब्राज़ील से, गैबान से, कांगो गणराज्य से, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य से, युगांडा से, केन्या से, सोमालिया से, मालदीव से, इंडोनेशिया से तथा किरिबाती से होकर के विषुवत रेखा गुजरता है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
निम्न में से कौन सा अवसादी चट्टानें नहीं है? निम्न में से कौन से अवसादी चट्टानें नहीं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डायोराइट। डायोराइट जो है अवसादी चट्टान नहीं है, ध्यान रखेंगे। अवसादी चट्टान क्या होता है? तो बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है, नमक की चट्टान ये भी अवसादी चट्टान है, और कांगलोमरेट जो है ये भी अवसादी चट्टान है। ठीक है, तो अवसादी चट्टान जो है प्राकृतिक के कारकों द्वारा निर्मित छोटे छोटे चट्टानों किसी स्थान पर जमा हो जाते हैं और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसे ठोस रूप में निर्मित हो जाते हैं। इन्हें ही अवसादी चट्टानें कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की समुद्री सीमा से संबंध देश कितने हैं? भारत की समुद्री सीमा से संबंध देश कितने हैं? तो ये आपको 7 देश हैं, ध्यान रखेंगे 7 देश हैं। भारत की समुद्री सीमा से संबंध देश कितने हैं? तो 7 देश हैं। ठीक है, कौन कौन देख लेते हैं। भारत की जलवायु सीमा अर्थात समुद्री सीमा से 7 देश हैं। भारत की जल सीमा की लंबाई लगभग जो है कितना है? 7516, ध्यान रखेंगे 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, समुद्री सीमा से जो है लगता है सीमा। जल सीमा से लगे देश है पाकिस्तान, जल सीमा से लगे देश है पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एवं इंडोनेशिया। ठीक है, और राज्य पूछे तो राज्य कितने राज्य हो जाएंगे? तो राज्य जो है 9, ध्यान रखिएगा। राज्य कितने हो जाएंगे? तो राज्य आपको 9 हो जाएंगे। और देश पूछे तो कितने देश? तो 7 देश हो जाएंगे, आपको 7 देश हो जाएंगे। ठीक है, और 9 राज्य हो जाएंगे। भारत के 9 राज्य जो है समुद्री सीमा से लगते हैं। ठीक है, और भारत के पड़ोसी देशों में से 3 ऐसे भी देश हैं जिनकी स्थल और समुद्री दोनों सीमाएं भारत से मिलती है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं म्यांमार। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन इसका आंसर हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन के कारण पृथ्वी का घूर्णन है। पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब की विषमताओं के कारण हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। ये क्षैतिज रूप से गतिशील इस हवा को ही पवन कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन के कारण ही अपकेंद्रीय बल की उत्पत्ति होती है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही अपकेंद्रीय बल की उत्पत्ति होती है। फेरेल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवन दाहिनी एवं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। ध्यान रखेंगे, एक बार और देखते हैं। फेरेल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवन दाहिनी ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। ऐसा विषुवत रेखा पर घूर्णन की गति तेज एवं ध्रुवों पर धीमा होने के कारण होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वुलर झील। वुलर झील जो है सबसे मीठे पानी की झील है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है। वुलर झील पे ही क्या है? तो तुलबुल परियोजना। ध्यान रखेंगे, तुलबुल परियोजना जो है किस पे है? तो वुलर झील पे ही तुलबुल परियोजना है। ठीक है, जबकि सांभर झील जो है सांभर झील पे बेरीनागा झील सांभर झील राजस्थान में स्थित है। सांभर झील जो है राजस्थान में स्थित है। ठीक है, सांभर झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। भारत के खारे पानी की झील है। ठीक है, भारत के खारे पानी की झील कौन है? तो सांभर झील है। डल झील, वुलर झील एवं बेरीनागा झील जम्मू कश्मीर में है। डल झील और बेरीनागा झील जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखेंगे, डल झील और बेरीनागा झील जो है जम्मू कश्मीर में है। अब वुलर झील जो हो गया भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो गया, और सांभर झील कहाँ है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, पंचमपल्ली। पंचमपल्ली का जो है संबंध था। वर्ष 1951 में आचार्य विनोबा भावे द्वारा तेलंगाना के पंचमपल्ली में भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ध्यान रखेंगे,
विनोबा भावे द्वारा जो है तेलंगाना के पंचमपल्ली में भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आचार्य विनोबा भावे 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में सर्वोदय सम्मेलन के सिलसिले में गए हुए थे। यह जिला उस समय साम्यवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। इसी जिले के पंचमपल्ली नामक गांव में विनोबा भावे ठहरे हुए थे। इसी प्रवास के दौरान इस गांव के जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने, ध्यान रखेंगे, रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ जमीन गांव के 40 हरिजन परिवारों को देने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, यह स्वतः स्फूर्त प्रस्ताव है, भूदान आंदोलन की उत्पत्ति के कारण बना। विनोबा भावे ने अक्टूबर 1951 ईस्वी से 1957 ईस्वी तक पूरे भारतवर्ष में 50 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व पूरे भारतवर्ष में किया था। 50 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए दिए थे। कौन? तो विनोबा भावे, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपको 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत लगातार दूसरी बार इस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। ये भी याद रखेंगे, भारत जो है लगातार दूसरी बार इस प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। पुरुष हॉकी विश्व कप भारत में 13 से 29 जनवरी तक खेला जाएगा। पुरुष हॉकी विश्व कप भारत में 13 से 29 जनवरी तक खेला जाएगा। 2022 में 15वां महिला हॉकी विश्व कप की मेज़बानी स्पेन 2022 में 15वां महिला हॉकी विश्व कप का मेज़बानी स्पेन और नीदरलैंड संयुक्त रूप से कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारण या उपाय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कारण या उपाय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा झूम कृषि जो है मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है। झूम कृषि मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए फसल चक्र, मिश्रित कृषि एवं बहुफसली चक्र जैसे उपाय किए जाते हैं। ठीक है, फसल चक्र, मिश्रित कृषि और बहुफसली कृषि का उपाय किए जाते हैं। जबकि नवीकरणीय अत्यधिक पशुचरण, झूम कृषि, वैज्ञानिक कृषि पद्धति, अंधाधुंध खनन आदि मृदा उत्पादन या गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो ये मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ध्यान रखेंगे। मुंबई जो है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह या पतन है। ठीक है, बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है, ध्यान रखेंगे। बड़े बंदरगाहों का नेतृत्व कौन करता है? तो केंद्र सरकार करती है। भारत के लगभग 7,517 किलोमीटर लंबे तट पर 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं। ठीक है, 7,517 किलोमीटर लंबे तट पर 13 प्रमुख बंदरगाह तथा 200 से अधिक छोटे एवं मध्यम दर्जे के बंदरगाह हैं। ठीक है, बड़े बंदरगाह का नियंत्रण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि छोटे एवं मंझले बंदरगाह का नियंत्रण संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिनका प्रबंधन एवं प्रशासन संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती? ध्यान रखेंगे, विक्टोरिया झील, और विक्टोरिया झील काफ़ी चर्चा में है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रवांडा से जो है साझा सीमा, अपना सीमा साझा विक्टोरिया झील नहीं करती है। ठीक है, तो कौन कौन करता है देख लेते हैं। तंजानिया करता है, केनिया करता है, युगांडा करता है, ध्यान रखेंगे। तंजानिया, केनिया और युगांडा करता है। इसके साथ साथ अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है ये विक्टोरिया झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है ये विक्टोरिया झील, तथा यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और यह विश्व की दूसरी सबसे मीठे पानी की झील है विक्टोरिया झील। ठीक है, इससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है, तो विक्टोरिया झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, इसलिए विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। इसलिए यह विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। ठीक है, नील नदी का उद्गम स्थल भी इसी झील से है। नील नदी का उद्गम स्थल भी विक्टोरिया झील से ही है। ठीक है, यह झील युगांडा, तंजानिया एवं केनिया देशों में स्थित है, ध्यान रखेंगे।
युगांडा, तंजानिया, केनिया देशों में स्थित है। इसे डार्विन के ड्रीम पोंड के नाम से भी जाना जाता है। इसे डार्विन के ड्रीम पोंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। प्रथम और द्वितीय स्थान पर क्रमशः है। प्रथम पे है कैस्पियन सागर है और द्वितीय पे है सुपिरियर झील है। ध्यान रखेंगे, द्वितीय पे सुपिरियर झील है। प्रथम पे कैस्पियन सागर, द्वितीय पे सुपिरियर झील और तृतीय पे कौन है तो विक्टोरिया झील है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस जिलों को वार्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? बिहार के किस जिला को वार्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? 13 नंबर क्वेश्चन। तो ये बेगूसराय को जो है वार्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। ठीक है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. सोहन के पहल पर वर्ष 2002 में वार्मी कंपोस्ट की पहली इकाई बेगूसराय जिले के खुदमंदपुर में जो है लगी थी। ध्यान रखेंगे कब लगी थी तो 2002 में पहली बार किसके माध्यम से तो डॉक्टर आर.के. सोहाने की पहल पर जो है खोदाम तो ये कहाँ लगी थी तो खोदाबंदपुर में। ध्यान रखेंगे खोदाबंदपुर में पहला जो है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे ये भी लाइन को, बंदपुर में पहला जो है वर्मी कंपोस्ट, खोदाबंदपुर में जो है पहला वर्मी कंपोस्ट लगाया गया था। ठीक है। वर्मी कंपोस्ट का व्यावसायिक उत्पादन एवं अनुदान देने वाला बिहार देश का पहला राज्य है, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये बेगूसराय में जो है पहला जो है वर्मी कंपोस्ट का जो है जनक माना जाता है बिहार में। ठीक है, बेगूसराय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो 14 नंबर क्वेश्चन, ते पखुई जो है, पखुई में जो है बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसे 1999 से 2000, ध्यान रखेंगे 1999 से 2000 में जो है बाघ रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। ओरांग बाघ अभ्यारण्य असम में है। ओरांग बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? ओरांग, तो ये असम में है। उसके अलावा आपको जो है डम्फा बाघ अभ्यारण्य जो है, डम्फा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? तो मिजोरम में है। इंद्रावती कहाँ पे है बाघ अभ्यारण्य? छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। डम्फा कहाँ है? तो डम्फा बाघ अभ्यारण्य जो है मिजोरम में है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के बारे में असत्य कथन क्या है? जैन धर्म के बारे में असत्य कथन क्या है? ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। ठीक है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं, जबकि आत्मा का मान्यता जैन धर्म में है। ध्यान रखेंगे, जैन धर्म के बारे में असत्य कथन क्या है? तो जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं इसका। तो जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है किंतु ईश्वर की मान्यता नहीं है। ध्यान रखेंगे, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है किंतु ईश्वर की मान्यता नहीं है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों की संख्या दर्शाने से ग्रहण किया था। जैन धर्म को मानने वाला राजा थे उदयीन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवाले, राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? नगर नियोजन के लिए कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगर नियोजन के लिए माना जाता है। यह नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात हुआ था, इसलिए हम इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में किस वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था? निम्न में किस वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था?
तुगलक वंश का शासन जो है सबसे दीर्घकालिक था, यानी कब तक था तुगलक वंश का, यानी 1206 से लेकर के 1290, ध्यान रखेंगे 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। सॉरी, ये तो गुलाम वंश के लिए था। तुगलक वंश का था आपको 1320, ध्यान रखेंगे 1320 से लेकर के 1412 तक, ठीक है, 1320 से लेकर के 1412 तक तुगलक वंश का शासन रहा था। खिलजी वंश का शासन कब तक रहा था, तो खिलजी वंश का रहा था आपको 1290 से लेकर के 1320, 1290 से लेकर के 1320 तक रहा खिलजी वंश का, ठीक है। और गुलाम वंश का शासन कब तक रहा, तो गुलाम वंश का रहा आपको 1206 से लेकर के आपको 1290 जो है ये गुलाम वंश का शासन रहा था, ठीक है। तो तुगलक वंश का जो है शासन सबसे दीर्घकालिक रहा था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था। अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था, 18 नंबर क्वेश्चन। तो ये किया था आपको देवराय द्वितीय के शासनकाल में जो है अब्दुल रज़ाक ने भारत में 15वें शताब्दी में यात्रा की थी, ध्यान रखेंगे भारत में 15वें शताब्दी में यात्रा की थी। यह संगम वंश के महान शासक देवराय द्वितीय के समय विजयनगर की यात्रा पर आया था, ध्यान रखेंगे यह संगम वंश के महान शासक देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर का यात्रा पर आया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था, 1336 में। पुर्तगाली यात्री डुआर्ट बारबोसा ने कृष्णदेवराय के समय में विजयनगर की यात्रा पर आया था, ध्यान रखेंगे पुर्तगाली यात्री जो है डुआर्ट बारबोसा कृष्णदेवराय के समय में विजयनगर की यात्रा पर आया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हम लोग एक भी इसका व्याख्या नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन इसको अच्छा से हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जीके जीएस का पार्ट आपको लगभग 75 नंबर जो है सचिवालय सहायक में आपको 75 नंबर आने का पूरा संभावना इसमें, इसको जो है माइंड मेकअप में रखेंगे, ठीक है। 75 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए आना ही है, ठीक है। बाकी हम लोग मैथ का पार्ट्स और रीजनिंग का पार्ट भी अलग अलग करके भी देखेंगे, फिर एक साथ फिर से रिवीजन करेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों। शेर शाह ने अपनी अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया, तो ये कालिंजर के खिलाफ किया था। शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था, तो कालिंजर के खिलाफ जो है अपना अंतिम जो है अभियान, अपने अंतिम सैन्य अभियान किया था, ध्यान रखेंगे कालिंजर पे, ठीक है। 1545 में शेर शाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम सैन्य अभियान किया था। यहाँ का शासक करित सिंह था। इस अभियान में शेर शाह की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, शेर शाह की मृत्यु हो गई थी एक हथियार चलाते हुए। आइए उसका नाम भी देख लेते हैं। 1534 में शेर खान ने सूरजगढ़ युद्ध में बंगाल के अयोग्य शासक मोहम्मद शाह के 13 लाख दिनार देने के लिए विवश किया था, 13 लाख दिनार देने के लिए विवश किया था, ठीक है, शेर खान ने, ठीक है। उसके बाद चौसा के युद्ध 1539 में हुमायूं को पराजित करने के बाद उसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। 1539 चौसा के युद्ध में शेर शाह की उपाधि इसने धारण की थी। अपने नाम का किताब पढ़वाया तथा सिक्का भी चलवाया था। शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में हुमायूं को कन्नौज कहाँ, तो बिलग्राम के युद्ध में परास्त कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था, ठीक है। 1542 में उसने मालवा पर विजय प्राप्त किया और तत्पश्चात चंदेरी को जीता था। 1542 में उसने मालवा पर विजय प्राप्त किया और तत्पश्चात चंदेरी को जीता था। ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है, तो ये आपका हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये जो है आपको असत्य है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये जो है असत्य है, ठीक है। तो सत्य क्या है देख लेते हैं। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये सही है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, ये भी सही है। श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो ये भी
सही है। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कलेजिएट सरकार की स्थापना की गई थी। इस सरकार में पोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स है। ध्यान रखेंगे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, उसके बाद जो है पुनः 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। चक्रवर्ती राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? 22 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, भारत को तत्कालीन द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कराने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक सद्भावना मिशन मार्च 1942 में भारत भेजा था। ध्यान रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। क्रिप्स ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसके अनुसार निम्नलिखित प्रावधान थे। क्या थे देख लीजिए। युद्ध समाप्ति के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। युद्ध समाप्ति के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। एक संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का वादा किया गया जिसके कुछ सदस्य प्रांतीय विधायकों द्वारा नामांकित तथा कुछ शासकों द्वारा नामांकित करने का प्रावधान था। यह सारा प्रावधान युद्ध के पश्चात होना था, इसलिए कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू सभा, सिख तथा दलित जनजातियों भी क्रिप्स प्रस्ताव का विरोध किया। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को उत्तरातिथीय चेक कहा। ध्यान रखेंगे, उत्तरातिथीय चेक या पोस्ट डेटेड चेक कहा तथा किसी ने जोड़ दिया कि ऐसे बैंक का चेक जो टूट रहा हो, ऐसे बैंक का चेक जो टूट रहा है। कौन बोला था? किसी ने जोड़ दिया, ये गांधी जी बोले थे पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो ये घटी थी आपको रोलेट एक्ट का बनना। रोलेट एक्ट का बनना, रोलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन करवाया था। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नरसंहार कराया था, जबकि असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में एवं सांप्रदायिक अवार्ड वर्ष 1932 में हुई घटना है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने आम जनता के चंदे से 6 फरवरी 1921 को बिहार में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की। इसके प्राचार्य देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उप कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद और कुलपति मौलाना मजरूल हक नियुक्त किए गए थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? आज़ाद हिंद फौज का स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? 24 नंबर। तो ये दिया जाता है आपको रास बिहारी बोस को जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। इसका गठन हुआ था 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। इसका गठन जो है 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था, परंतु वह असफल रहा, जबकि सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। सफलतापूर्वक जो है स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। और प्रथम गठन कौन किया था? तो मोहन सिंह किए थे, ये भी ध्यान रखेंगे। कैप्टन मोहन सिंह प्रथम गठन किए थे जो कि असफल रहा था। ठीक है, और दूसरी बार रास बिहारी बोस ने किए थे सफलतापूर्वक। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं है? भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसमें जो है आपको नागार्जुन जो हो जाएगा, ये भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं है। बाकी त्यागराज, तुकाराम, अब वल्लभाचार्य जो है ये भक्ति आंदोलन के
प्रचारक थे। ठीक है, बाकी जो है आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, बाजार की तरलता बढ़ जाती है, बाजार की तरलता जो है बढ़ जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक दर का प्रयोग स्फीति या एवं अस्फीति के नियंत्रण के लिए करता है, जबकि स्फीति होता है तो आरबीआई बैंक दर को बढ़ा देती है, जिससे बाजार में तरलता में कमी आ जाती है। इसके विपरीत अस्फीति के समय बैंक दर को घटा दिया जाता है, जिससे बाजार की तरलता में वृद्धि हो जाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो ये कौन करता है? ये करता है आपको आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति। गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। यह कार्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा की जाती है। अन्य खरीफ एवं रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति के आधार पर की जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है 28 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपको राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान जो है बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक उत्पादन 3.81 मिलियन टन राजस्थान में हुआ। इसके बाद सर्वाधिक उत्पादक राज्य क्रमशः है उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उसके बाद हरियाणा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? 29 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो है आपको भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्रिस्टलीकरण जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया परमाणुओं या अणुओं का एक भौतिक परिवर्तन होता है। परमाणुओं का या अणुओं का एक भौतिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 30 नंबर क्वेश्चन है। तो ये जो हो जाएगा आपका, इसका आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। जल विद्युत का उत्पादन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे जो है जल विद्युत का उत्पादन जो है सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशियां नहीं है? मूल भौतिक राशियां नहीं है 31 नंबर क्वेश्चन। तो ये वेग जो है मूल भौतिक राशियां नहीं है, बाकी लंबाई मूल भौतिक राशियां हैं, विद्युत धारा भी है और ज्योति तीव्रता भी भौतिक राशियाँ। ठीक है, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो 7 प्रकार की होती हैं, ध्यान रखेंगे। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की परिणाम 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है, मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? तो दूध को क्रीम से किस बल के द्वारा पृथक्करण किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको अपकेंद्रीय बल के कारण जो है दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है। अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है। अपकेंद्रीय बल वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र द्वारा दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। यह वो आभासी बल होता है जो अभिकेंद्रीय बल के समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते समय क्रीम सेपरेटरी तथा सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर, पृथ्वी का भूमध्य रेखा पर उभरा हुआ होना, मोड़ या गाड़ी का पलटना आदि सभी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? 33 नंबर क्वेश्चन।
तो ये किया गया था आपको लक्ष्मीकांत झा समिति, लक्ष्मीकांत झा समिति। एमएसपी वह दर है, एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और यह किसानों के उत्पादन लागत के कम में कम 1.5 गुना अधिक होता है। भारत में एमएसपी की अवधारणा को लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर वर्ष 1965 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1965 में लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पे जो है एमएसपी लागू किया गया था 1965 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? 34 नंबर क्वेश्चन। तो ये ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन प्रयुक्त होती है। ब्यूटेन एक उच्च ज्वलनशील, रंगहीन और आसानी से द्रव अवस्था में आ जाने वाली गैस है जिसका उपयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो ये आपको हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु, उसके बाद होगा सोडियम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम के बाद सोडियम हो जाएगा, सोडियम के बाद आपको कैल्शियम हो जाएगा और कैल्शियम के बाद जो है आपको मैग्नीशियम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, कैल्शियम के बाद आपको मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ी स्तनपायी है, सबसे बड़ी स्तनपायी कौन है? तो व्हेल मछली जो है सबसे बड़ी स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई कितना होता है? तो 33 मीटर होता है। व्हेल मछली की लंबाई कितना होता है? 33 मीटर होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अधिक तथा वजन 180 मैट्रिक टन होता है। वजन कितना होता है? 180 मैट्रिक टन से भी अधिक होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, कौन बदलता है? तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है, कौन? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटोनयुक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग के कारण होता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? 38 नंबर क्वेश्चन। तो ये स्टेपिज जो है, स्टेपिज जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और ये कान में पाया जाता है, ये कान में पाया जाता है। और जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर है। ध्यान रखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन लसिका का कार्य है? निम्नलिखित में कौन लसिका का कार्य है? 39 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट्स हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। लसिका घाव भरने में भी सहायता करता है। ठीक है, लसिका घाव भरने में भी सहायता करता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में सबसे मीठी चीनी है। निम्न में सबसे मीठी चीनी है, तो ये आपका हो जाएगा फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है सबसे मीठी चीनी है। फ्रुक्टोज क्या है? सबसे मीठी चीनी है। इसमें जो है 1.7 गुना ग्लूकोज और 0.74 गुना मल्टोज और 0.45 गुना मीठा होता है। अतः फ्रुक्टोज जो है सबसे मीठी चीनी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जब हम अपनी बिजली बल्ब का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं? जब हम अपनी बिजली बल्ब का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं? 41 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उपयोग हुए ऊर्जा के लिए। उपयोग हुए ऊर्जा के लिए जो है हम अपनी बिजली बिल का भुगतान करते हैं। बिजली का बिल की इकाई होता है, आपको ध्यान रखेंगे, kWh में होता है, kWh में होता है। ठीक है, एक ऊर्जा की इकाई है, इसलिए हम अपने द्वारा खपत की गई विद्युत ऊर्जा की राशि का भुगतान करते हैं। नेक्स्ट है, मादा युग्मक को क्या कहते हैं? मादा युग्मक को क्या कहते हैं? 42 नंबर क्वेश्चन। तो मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु। मादा युग्मक को क्या कहते हैं?
तो अंडाणु कहते हैं। लैंगिक जनन में दो विशेष प्रकार का युग्मक कोशिकाएं भाग लेती है। वृषणों में नर युग्मक कोशिकाओं में शुक्राणु तथा अंडाशयों में बनने वाली मादा युग्मक कोशिकाओं को अंडाणु या डिंबाणु कहते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, किस पे करती है? तो वर्षा की मात्रा निर्भर करती है आपको वायुमंडल में नमी पर। वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है, ठीक है। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करता है। सभी प्रकार की वर्षा का मात्रा यथा बूंद बूंद वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है। यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है? 44 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपको नैरोबी में है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की स्थापना 1972 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो है ये इसका जो है मुख्यालय नैरोबी में है और 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न शब्दावली जिस अनुक्रमांक में दिया गया है वह है 45 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य भारत के संविधान की उद्देशिका में शब्दावली का सही अनुक्रमांक है, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में स्थानों में से कहाँ लगाया था? 46 नंबर क्वेश्चन। तो ये सबसे पहले सूरत में लगाया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1664 में इसका जो है स्थापना 1664 में कोलबर्ड के द्वारा की गई थी। कोलबर्ड के द्वारा की गई थी। भारत में फ्रांसीसी कारखाना फ्रैंक कैरो द्वारा 1668 में सूरत में स्थापित किया गया था, ध्यान रखेंगे। सूरत में कब स्थापित किया गया था? तो 1668 में सूरत में फ्रैंक कैरो द्वारा स्थापित किया गया था। अब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ था। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ था और सूरत में कब स्थापना हुआ था? 1668 में, ध्यान रखेंगे, ठीक है, फ्रैंक कैरो के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा एक स्थानीय सरकार के कार्य में नहीं आता है? स्थानीय सरकार के कार्य में नहीं आता। तो इसका 47 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको डी, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना ये जो है स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है? निम्नलिखित में कौन भी निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है? 48 नंबर क्वेश्चन। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है। अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका सत्यापन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इसका निर्णय अंतिम होता है। धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जाता है? वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जाता है? 49 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई अधिकतम अवधि नहीं है, कोई अधिकतम अवधि नहीं है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहले चरण में उद्घोषणा 2 माह तक प्रवर्तन में रहती है। यदि संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा इसका अनुमोदन हो जाता है तो वह अनिश्चित काल तक बनी रह सकती है, अर्थात जब तक वापस न ली जाए तब तक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका बी जो है सही नहीं है, ठीक है।
बी सही नहीं है। सही क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है। अनुच्छेद 76 में जो है महान्यायवादी का वर्णन है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त पद धारण करता है, ये भी सही है। वह लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है, वह लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नगर निगम का अध्यक्ष कौन है? नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? 51 नंबर क्वेश्चन। तो नगर निगम का अध्यक्ष होता है आपका महापौरा। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौरा जो है नगर निगम का उच्चतम अधिकारी होता है। मेयर का मुख्य कार्य निगम के विधायी परिषद की बैठक होता है, बैठक की अध्यक्षता करना, और नगर निगम आयुक्त नगर निगम की प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में उनके गठन के वर्ष के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाएं। ठीक है, तो आप इसको देखें 52 नंबर क्वेश्चन। तो इसके आंसर हो जाएगा आपको 1, ये हो जाएगा नागालैंड। तो नागालैंड जो है, नागालैंड पहले आएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, तीसरा आ जाएगा मणिपुर, और चौथा आ जाएगा आपको सिक्किम, और पाँचवा आ जाएगा मिजोरम। ठीक है, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को जो है नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को बना था, और आपको पंजाब बना था 1 नवंबर 1966 को, पश्चिम बंगाल 1 नवंबर 1956 को, और बिहार 1 अप्रैल 1912 को, मणिपुर 21 जनवरी 1972 को बना था। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? 53 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपको हो जाएगा 51.91% जो है 2021 के अनुसार गरीब, 51.91% जो है गरीब सूचकांक 2021 के अनुसार आता है। बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है। यह कुल जनसंख्या में से 51.91 जनसंख्या गरीब है। यहाँ पर कुल जनसंख्या का 51.91% जो है गरीब है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वीटो की शक्ति का प्रयोग किया जाता है? किस वीटो की शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? ध्यान रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपका हो जाएगा विशेषित वीटो। विशेषित वीटो का प्रयोग जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और जो वीटो की शक्तियों 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, कौन कौन है? तो अंत्यांतिक वीटो, अंत्यांतिक वीटो यानी विधायकों द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना। विशेषित वीटो, जो विधायक द्वारा उच्च बहुमत से निरस्त किया जा सके। पॉकेट वीटो, विधायक द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय न करना। निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो, जो विधायक द्वारा साधारण बहुमत से निरस्त किया जा सके। भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेषित वीटो का प्रयोग नहीं किया जाता है, यह अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेषित वीटो का प्रयोग नहीं किया जाता है, अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा जो है विशेषित वीटो का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयकों को पारित किया जाना चाहिए। 55 नंबर क्वेश्चन। तो इसके आंसर हो जाएगा डी, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से तथा साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एजेरा कप किस खेल से संबंधित है? एजेरा कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये एजेरा कप जो है पोलो से संबंधित है। एजेरा कप पोलो से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे भारत के? तो ये आपका हो जाएगा हीरालाल जे कानिया जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। हीरालाल जे कानिया जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रिहांद जल विद्युत परियोजना से देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है? रिहांद जल विद्युत परियोजना से देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है? 58 नंबर क्वेश्चन। तो ये मिलता है आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। रिहांद जल विद्युत परियोजना से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को मिलता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल
किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? 59, तो ये जो है आपको भारत में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल जो है भारत में स्थित है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह मनाली की लाहौल स्पीति से जोड़ती है। इसकी लंबाई 9 पॉइंट, ध्यान रखेंगे, लंबाई 9.02 किलोमीटर है। इसे अटल टनल नाम दिया गया है। पूर्व नाम था इसका रोहतांग टनल था। इसका पूर्व नाम क्या था? रोहतांग टनल था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हवाई अड्डे पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? 60 नंबर क्वेश्चन। तो ये किया जाता है आपको नियोन का प्रयोग किया जाता है। नियोन का प्रकाश को हरे से अधिक चमक है, इसलिए इसका प्रयोग विमान चालकों को संकेत देने के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। इसका फार्मूला होता है आपको C-0, ठीक है, C-0 बटा में 100, ठीक है। उसके बाद बराबर F-32 बटा में 180। इसके माध्यम से आप निकाल भी सकते हैं। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा आपको 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? शंघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य नहीं है। 62 नंबर क्वेश्चन। तो ये यूक्रेन जो हो जाएगा, ये यूक्रेन जो हो जाएगा शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, ठीक है। शंघाई संरक्षण SCO का सदस्य नहीं है, ठीक है। बाकी जो है इसका शुरुआत कब हुआ था? तो 1996 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के नेताओं द्वारा शंघाई 5 के रूप में हुई थी। वर्तमान में संगठन में 8 सदस्य देश शामिल हैं। रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान एवं भारत इसके सदस्य राष्ट्र हैं। 2001 में संगठन का नाम बदला, इसका नाम रखा गया SCO कर दिया गया। सितंबर 2023 तक यानी पूरे 1 साल तक भारत शंघाई सहयोग संगठन का अध्यक्ष रहा था। ध्यान रखेंगे, ठीक है। सितंबर 2023 तक यानी पूरे 1 साल तक भारत शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता करेगा, ठीक है, 2023 तक, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से हुई है? बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से हुई है? 63 नंबर क्वेश्चन है। तो ये सोवियत संघ के द्वारा जो है बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से 1965 में हुई है। ध्यान रखेंगे 1965 में हुई है। इसके प्रमुख केंद्र कोरबा एवं कोयना में है। इसका प्रमुख केंद्र जो है कहाँ है? तो ये कोरबा और कोयना में है। कोरबा और कोयना में है, ठीक है, कोयना में है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? 64 नंबर क्वेश्चन। तो ये भारत में किया जाएगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में भारत में किया जाएगा। भारत में किया जाएगा। यह 11 से 13 अक्टूबर तक चलेगा। यह 11 से 13 अक्टूबर तक चलेगा। यह 3 शहरों में है। ध्यान रखेंगे ये 3 शहरों में है। कहाँ कहाँ है? तो पहला है भुवनेश्वर, उड़ीसा में भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर है आपको। और उसके बाद जो है गोवा में है, उसके बाद गोवा में, और उसके बाद जो है मुंबई में, ठीक है, मुंबई में जो है ये 3 शहरों में किया जाएगा इसका शुभारंभ, ठीक है। अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 का आधिकारिक शुभांकर इसका क्या है? तो इसका शुभांकर है ईभा। ये भी ध्यान रखेंगे, इसका शुभांकर क्या है? ईभा है, ठीक है। और ईभा एशियाई रोशनी है जो महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2021 के लिए 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को किस भाषा के लिए दिया गया? ध्यान रखेंगे 57 है, 57 है। किस भाषा के लिए दिया गया इनको? तो ये इनको दिया गया आपको कोंकणी के लिए दिया गया। कोंकणी भाषा के लिए जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार 97वां दामोदर मौजा को दिया गया कोंकणी भाषा के लिए, कोंकणी भाषा के लिए दिया गया, ठीक है।
और 56वां किसको दिया गया, 56वां किसको दिया गया, तो नीलमणि फूफन को दिया गया। ध्यान रखेंगे, नीलमणि फूफन या फूकन को दिया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था? भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था? 66 नंबर क्वेश्चन। तो ये किया था आपको 1979 में किया था, 1979, ठीक है, में किया था। नेक्स्ट देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना, ठीक है, 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। 1877 में इन्होंने आर्य समाज का मुख्यालय मुंबई में बनाया था। 1877 में इन्होंने आर्य समाज का मुख्यालय मुंबई से लाहौर बनाया था। मुंबई से लाहौर 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय मुंबई से लाहौर बनाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन जायद की फसल है? निम्नलिखित में कौन जायद की फसल है? 68 नंबर। तो ये है आपका कंकड़ी या खीरा। कंकड़ी या खीरा जो है, कंकड़ी या खीरा जो है जायद फसल का उदाहरण है। जायद फसल का उदाहरण कंकड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, ठीक है, मूंग, उड़द आदि ये जो है जायद फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट है, जायद रबी और खरीफ के मध्य में बोई जाने वाली फसल है। जायद जो है रबी और खरीफ के मध्य में बोई जाने वाली फसल है। फसलों की बुवाई फरवरी से मार्च तक की जाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 69 नंबर क्वेश्चन। तो ये है आपको राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार हैं, ठीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त किया था और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 25वें नंबर के, ध्यान रखेंगे, ये 25वें नंबर के हैं, ठीक है। उन्होंने सुशील चंद्रा की जगह ली, उन्होंने सुशील चंद्रा की जगह ली है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को देश का नया थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को जो है देश का थल सेना नियुक्त किया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज कराने की अनुमानित है? ये 70 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इसका आंसर हो जाएगा आपको 3.9%, 3.9%, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ से मैथ आपका स्टार्ट हो गया है। तो मैथ वाला पार्ट को हम लोग दोस्तों एक साथ और अलग से वीडियो में देखेंगे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। आपको यहाँ से प्रश्न देखते हैं। ये तो सेट नंबर आपको 2 आ गया, ठीक है। तो 2 हम लोग जो है कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।